तो हेलो गवर्नमेंट टोलिफी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग छठे अध्याय को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये है 9th क्लास का इतिहास। इसका 5 अध्याय मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप सभी नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, प्लेलिस्ट उसका अलग बना दिया हूँ। 9th क्लास के इतिहास करके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। 8th क्लास भी कंटिन्यू चल रहा है, 8th क्लास भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 9th आज कंप्लीट हो जाएगा और 10th भी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 8 जो है उसको डिटेल में थोड़ा समझना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है, तो उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा और 1-2 दिन समय लगेगा, उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। तो शुरू करते हैं, आज के छठे अध्याय को डिटेल से समझा जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखेंगे तो लिखा वन समाज और उपनिवेशवाद। वन समाज मतलब होता है ना कि वन में, जंगल में रहने वाले समाज, ठीक है। जंगल में जो समाज रहती थी उनको मूल रूप से पहले आदिवासी कहा जाता था, ठीक है भैया, आदिवासी बोला जाता था। इन्हीं आदिवासी लोगों को याद रखिएगा जनजाति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनजाति। इन्हीं को बोला जाता है ST यानी शेड्यूल्ड टेरिटरी, ठीक है, ST बोला जाता है, ठीक है। अब ये ST कभी कभी इन्हीं लोगों को अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका अलग अलग नामों में आता है। जैसे आप जब जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा तो अगर आप आदिवासी हैं तो आपका लिखा रहेगा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अभी भारत में बहुत सारे अनुसूचित जनजाति देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली में देखा जाए, भारत में अगर मूल रूप से कोई निवासी थे तो आदिवासी थे। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म धीरे धीरे आके अपना वर्चस्व फैलाया। सबसे शुरू में देखा जाए तो सबसे पहले अगर भारत में किसी का निवास स्थल था तो वो आदिवासियों का था। यानी भारत में सबसे पहले किसी का निवास स्थल किसका था भैया? तो आदिवासी लोगों का था। ओरिजिनली में जो भारत के हकदार वही हैं, ठीक है। उसका देखेंगे तो भारत में अनेक प्रकार की अनुसूचित जातियाँ देखने को मिलती है। पहाड़िया, चोरो, कोल, उराव, संथाल, है ना, भील, बहुत सारी जनजाति मिलेंगे। इसमें क्या किया है, यहाँ जानने जरूरत है कि भारत का भील सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड, जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो ये भी आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में। उसका तीसरा याद रखिएगा संथाल, जो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत इसलिए क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले राज्यों में ये जनजाति पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील, दोनों मंत्र याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा बिहार की सबसे बड़ी जनजाति संथाल भारत में कितने नंबर पे आती है? तो तीसरे नंबर पे आती है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं प्रदेशों में अगर बिहार में देखा जाए तो उराव, मीना, मुंडा, खोंड और भी जनजातियाँ, ठीक है। आगे आ जाइए। ये 1857 क्रांति में ये भी कूद गए। 1857 क्रांति में क्यों जाते हैं? तो एक्चुअली में हुआ क्या, अंग्रेज क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इनके जंगल को साफ करते जा रहे थे और इनको क्या कर रहा था, उस जंगलों में से भगाया जा रहा था, है ना। जंगल को आरक्षित घोषित कर दिया गया था, रक्षित घोषित कर दिया गया था। इससे क्या हो रहा था, उनका निवास स्थल, उनके खेती बाड़ी सब मतलब इत्र बित्र हो रहे थे, है ना, तितर बितर कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। जिससे क्या हुआ कि आदिवासी समाज लोग जो है उनकी सामाजिक आस्था को ठेस पहुँचने, उनकी धार्मिक रीति रिवाज को रोकने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे आएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पर पहला देखेंगे तो राजनीतिक जीवन। अगर देखा जाए तो उनकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, तो पूरे आदिवासी समाज में कोई नेता फेता नहीं रहता था। एक पूरे कबीले का, पूरे आदिवासी समाज एक कबीले में बटा रहता था। उस कबीले को चलाने के लिए एक मुखिया होता था जो पूरे कबीले का संचालन करता था, ठीक है। बिहार में सी भूमि में मानिकी एवं मुंडा प्रणाली, संथाल परगना, मांझी एवं प्रगनौत आज भी प्रचलित है, ठीक है। तो बिहार के सी भूमि में मानिकी और मुंडा प्रणाली, मुर्ना प्रणाली जो है, ये प्रणाली जो आदिवासी चलती रहती थी, और संथाल परगना के मांझी और प्रगनौत प्रणाली आज भी प्रचलित है। तो संथाल का मांझी और प्रगनौत और सी भूमि में मानिकी और मुंडा, ये प्रणालियाँ जो है, ये प्रणाली आज भी क्या है, प्रचलित चल रही है, ठीक है। इनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। नीचे आएंगे तो इनके सामाजिक जीवन देखेंगे। सामाजिक जीवन में देखेंगे तो ये समाज में लोग करते क्या थे, एक्चुअली में ये समाज में लोग लकड़ियों को काटते थे, उसको बिनते थे, ईंधन के रूप में इसको उपयोग करते थे। मतलब लकड़ी चुन चान के लेकर आएंगे, जंगल में से जलाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, पशु पक्षियों का शिकार करेंगे, उसको मारेंगे, जिएंगे। सादा सादी इनका जीवन था, बहुत ही सुंदर अपना जिंदगी जी रहे थे। किसी का मतलब नहीं था। मिशनरियों को घुसपैठ को, मिशनरी जो घुसपैठ था उनसे ये परेशान थे, है ना। मतलब क्या है कि जब मिशनरी लोग यहाँ पर एंटर करना शुरू किए तो उनसे क्या हो गया, ये इनकी समस्या होने लगी। क्योंकि मिशनरी मतलब बताओ वही अंग्रेज सब जब आना शुरू किया ना, अंग्रेज कंपनी जब एंटर करने लगी जंगलों में, तो इनको टेंशन बढ़ने लगा। और अंग्रेज कंपनी काहेला बढ़ रही थी इनके जंगलों में, तो उसका भी रीजन था। उसका रीजन यही था कि अंग्रेज कंपनी अपने लिए, है ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, जिसको नाम था स्लीपर, आप सभी जानते हैं। तो स्लीपर के लिए क्या जरूरत है भैया, है ना, लकड़ियों को काटना जरूरी था। अंधाधुंध लकड़ियाँ काटा जा रहा था क्योंकि रेलवे लाइन बिछाया रहा था भारत में बहुत तेज़ी से, है ना। आगे जी, यहाँ देखिए धनुष बाण पर निशाना लगाता आदिवासी युवक, यहाँ देखेंगे नृत्य करता हुआ आदिवासी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी उनके सामाजिक जीवन में, ठीक है। यहाँ एक चीज़ जाननी जरूरी है,
चैत शुल्क तृतीय तिथि को, यानी चैत महीने के शुल्क में, शुल्क मतलब होता है, देखिए कृष्ण और शुल्क जो लिखा लगेगा ना, शुल्क मतलब होता है उजरिया रात, और कृष्ण लिखा रहता है ना तो वही अंधेरिया रात होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसे माना जाता है कि सांवले थे तो उस अंधेरे से उनको डिनोट किया जाता है, और शुल्क जो होता है उजाले की ओर डिनोट किया जाता है। तो चंद्रमा देखते हो कि आप 14 दिन तक उजरिया रहता है, 14 दिन तक अंधेरिया रात रहता है, होता है कि नहीं होता है। आप उजरिया जैसे पूरी तरह से उजरिया होता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा, और पूरी तरह से अंधेरा होता है अमावस्या बोलते हैं, ठीक है, अमावस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो रहती है, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चैत महीना के शुल्क में, यानी उजरिया रात में तीसरा तिथि को, उजरिया का तीसरे तिथि को क्या किया जाता है भैया, एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम सरहुल मनाया जाता है। याद रखिए आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार भैया क्या है भैया, तो सरहुल ही, ठीक है। कौन सी त्यौहार है, सरहुल, ठीक है, याद रखिए, ठीक। नीचे आते हैं, नीचे समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं वो कह रहे हैं क्या कि है ना सिलेबस को जल्दी कंप्लीट किया जाए, तो मैं खुद ही लगा हुआ हूँ कि सिलेबस 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर दूँ। और आप सभी याद रखिएगा, आप सभी इधर उधर परेशान हो रहे हैं कि कौन से गाइड से पढ़े, कौन से गाइड से नहीं पढ़े, ये वाला पढ़े वो ना पढ़े। पहली बात कि आप प्राथमिकता पहले SCERT को दीजिए, देन NCERT को दीजिए, उसके बाद ही तीसरा आप गाइड किसी को पकड़िएगा, है कि नहीं। पूर्ण रूप से आपको विश्वास है, आप खुद एनालिसिस किए होंगे तभी गाइड को छूइएगा, वरना NCERT और बिहार बोर्ड ये कर लीजिएगा मेहनत से तो इनफ है ना। जो एग्ज़ाम अगर आप लोग को होने वाला है 120 नंबर का, 120 नंबर का, सही मायने में बोला जाए ना तो उसका कटअप जो है 70 के आसपास ही जाना चाहिए, 70 और 75 में, 70 और 75 के आसपास ही जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, ठीक है। और वो आप सभी को सामने आपको दिख ही रहा है कि नहीं, ये बहुत भयानक धांधली चल रही है। तो अगर क्वेश्चन आउट ना हो ना तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। कटअफ आगे भाग क्यों रहा है कि 90 तक क्यों पहुंच जा रहा है, उसका रीज़न यही है। और जो बता रहे हैं ना कि कटअफ 90 जाएगा, 95 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके बस की बात नहीं है उतना बना पाना, है कि नहीं। बहुत टीचर तो नहीं बना पाते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है कि नहीं। हम लोग को खुद भी जब क्वेश्चन सामने आता ना तो हम लोग को खुद भी ग्रुप में जितने टीचर है लोग, उन लोग से जब क्वेश्चन दिया जाता था ना तो उन लोग को माथा चकरा जाता था, है ना। जितने भी लेक्चर देने वाले आपको मिलते हैं यूट्यूब पर कि 90 चले जाएगा, 95 चले जाएगा, भाई साहब उतनी आप लोग बेफिक्र रहिए, आप अपने मेहनत पर रहिए, है ना। मेहनत से एकदम तैयारी कीजिए। कटअफ कितना जाए नहीं जाए, चोरी चपाटी नहीं हो ना तो कटअफ कभी भी उतना नहीं जाएगा। जब तक चोरी नहीं हो तो उतना कटअफ नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो पहली प्राथमिकता NCERT और SCERT पर पूरी जम के लगे रहिए, है ना। परिणाम आपका अच्छा आएगा कन्फर्म। उसके बाद जब ये पूरी तरह से आपको लग रहा है कि इसमें सारी चीज़ों को मैं घोल कर पी गया जान गया हूँ, तब आप उस बढ़िए किधर में आप किसी गाइड की तरफ बढ़िए, है ना। और कोशिश कीजिए आप लोग कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना उसका MCQ खूब लगाइए। और मैं 1 से 2 दिनों के अंदर में वो चालू कर दूंगा। उससे क्या होगा ना कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन अदर स्टेटों में पूछा गया है, चाहे बिहार में चाहे अदर स्टेटों में। बहुत अच्छा रहेगा उससे। तो बहुत जल्द मैं उसको शुरू कर दूंगा। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो बहुत तेज़ी से उसको आया जाएगा। उसमें बिहार का करंट सब कुछ पढ़ा जाएगा। इसके बाद से अलग जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सबका पढ़ा जाएगा, ठीक है। सबका आएगा, PRT के लिए भी आएगा। आप लोग घबराइए नहीं, एक बार मुझे सिलेबस कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आएगा। तो चैत महीना के 3 तारीख को सरहुल त्यौहार में था। बस इसमें जानना ये है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है वो क्या होता है, सरहुल त्यौहार होता है। अब इनके नीचे आएंगे तो देखेंगे इनका आर्थिक जीवन क्या था, मतलब पैसा कैसे कमाते थे। आर्थिक जहाँ वर्ड आएगा ना इससे समझिएगा पैसे से मतलब बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जगह बदल कर घुमंतु और झूम पोड़ू खेती करते थे। याद रखिएगा, पोड़ू खेती को बता चुके आप लोगों को। आंध्र प्रदेश में जो खेती होती है झूम खेती, उसी को पोड़ू खेती बोला जाता है। उसे बताया था कि आंख फोड़ू से याद कराया था। आंख फोड़ू यानी कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में जो खेती होती है झूम खेती होती है। एक्चुअली में जो झूम खेती है ना उसका नाम आंध्र प्रदेश में पोड़ू रखा गया, ठीक है। उसी तरह मैं बताया था कि कुरुल जो है झारखंड का है। 8 क्लास में आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है। झूम खेती जो होता है पूर्वोत्तर राज्य में इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी को स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। इसी को कर्तन दहन कृषि बोला जाता है। कर्तन दहन, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, समोच्च रेखीय कृषि। नहीं, समोच्च रेखीय तो अलग हो जाएगा, ठीक है। वो सीढ़ीनुमा कृषि का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, और उसके बाद से कर्तन दहन कृषि हो जाएगा, झूम कृषि हो जाएगा। उसके बाद से इसी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है। जैसे खील होता है हिमाचलीय क्षेत्र में होता है, ठीक है, हिमालयन प्रदेश वाला क्षेत्र में होता है ना। उसके बाद देखेंगे तो आपका पोडू जो होता है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। कुमारी जो होता है उड़ीसा वाला क्षेत्र में होता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया उसको देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, ये लोग जो थे ना हाथी के दांत वगैरह, बांस, मसाले, रेशम, रबड़ आदि का व्यापार के साथ मतलब काम करते थे, तैयार करते सामान, ठीक है। ये पलास, बेर और कुसुम के पेड़ का लाह के कीड़े भी पालते थे। कारखाने में इससे लाह तैयार होता था, ठीक है। और लाह से चूड़ी बनता है, याद रखिएगा, लाख वगैरह से। सन 1817 ईस्वी में लाह कारोबार की उन्नति होने लगी और ये लोग ना तसर उद्योग भी करते थे। तसर उद्योग मतलब होता है ना सिल्क, रेशम का उद्योग, ठीक है।
तो सिल्क जो होता है रेशम का, तो ये तसर उद्योग, ये लोग क्या करने लगे, तसर उद्योग करते थे, मतलब बहुत सारे उद्योग करते थे। बाद में जब रेलवे ट्रैक बिछाने लगा तो रेलवे के पटरियों और रेल के डिब्बे वगैरह बनाने के लिए, सिटी तैयार करने के लिए जंगलों से कटाई जो की जाती है लकड़ी, उन लकड़ियों को कटाई करने के लिए आदिवासी जीवन पर क्या हुआ भैया ना, कुठारा घात हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन इनका जो घर था वही जंगल ही था और जंगल को ही काटना शुरू कर दिया अंग्रेजों। ठीक है, डायट्रिच बैडिस नामक एक जर्मन वन विशेषज्ञ था। क्या नाम था भैया, तो डायट्रिच बैडिस नामक वन विशेषज्ञ था। सन 1864 में वन सेवा अधिनियम और 1865 में भारतीय वन अधिनियम, याद रखिएगा, वन सेवा अधिनियम 1864 और वन अधिनियम जो है, ये चीज़ें 8th क्लास में भी दी हुई है, ज्योग्राफी में दी हुई है या हिस्ट्री में दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें पहले भी दिया हुआ है ना, हिस्ट्री में दिया हुआ है, जो आदिवासी समाज आपको पढ़ा रहा था उसमें। तो वन सेवा आया 64 में, वन अधिनियम आया 65 में, याद रखिएगा। ठीक है, किसने लाया था भैया, तो जर्मन विशेषज्ञ था, क्या नाम था, डायट्रिच बैटरी था। ठीक है, नीचे आएंगे तो आगे चलेंगे तो समझ आएगा। इनकी धार्मिक जीवन देखेंगे तो इनका धर्म जो था, आदिवासी लोग का अपना ही अलग एक रीति रिवाज धर्म जाति थी ना, दूसरों को ये जल्दी फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, नीचे आएंगे तो लिखेंगे धार्मिक जीवन में ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ एवं धर्म परिवर्तन के लिए आदिवासियों को प्रेरित करना। ईसाई से क्या करते हैं ना, ईसाई सबसे बड़ी थी कब्जा किए होते ना, तो कब्जा जगह पर ही नहीं किए होते, मन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, आपके धर्म पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, आपको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत प्रेरित करते थे। धार्मिक भावना आघात से सभी जनजाति में विद्रोह का असंतोष। ठीक है, धार्मिक भावना की आघात से क्या हुआ ना, आघात से क्या हुआ, सभी जनजाति का धार्मिक असंतोष होगा, मतलब कि लोग गुस्सा आने लगे कि भाई हम लोग जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया गया। ठीक है, आदिवासी जो है ना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए। अब यहाँ एक एक करके देखेंगे विद्रोह कौन सा था। पहाड़िया विद्रोह पहले देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह ये एक जाति शुद्ध प्रिय थी, है ना, यह जाति शुद्ध प्रीति पड़ी। इनका निवास स्थल भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में। अंग्रेजों के आरंभ में ही मुखिया को जमींदार बना दिया, मुखिया को जमींदार बना दिया, जो कि राजस्व वसूली का कार्य करता था। जमींदार क्या करता था, राजस्व वसूली मतलब होता है टैक्स वसूलना, फसलों पर टैक्स लेना, राजस्व वसूली कहलाता है। अंग्रेज ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को इसका शोषण करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए फलस्वरूप ऋण अगस्त तथा उस उपजाऊ भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के लिए दौरे में गुजरना पड़ा। आगे आएंगे तो देखेंगे तो इसमें यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है तिलका जो माझी है इसका विरोध करते हैं। तिलका माझी जिनका जन्म हुआ था 1750 के भागलपुर के प्रमंडल स्थित सुल्तानपुर के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तो जिस गांव का नाम है तिलका माझी के गांव का नाम है तिलकपुर गांव। ठीक है, इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। किस एरिया में, तो भागलपुर में, सुल्तानगढ़ के पास में, 1750 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म होता है। आगे आएंगे तो लिखा हुआ कि 1789 ईस्वी में वे पहली बार भू राजस्व की राशि को कम करने के लिए किसानों की भूमिका जमींदारों को छुड़ाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किए। तब विद्रोह किए कब भैया, 1789 में। 50 में जन्म हो रहा है इनका, 50 में याद रखिएगा जन्म हो रहा है, और 1779 में, यानी 89 बोल रहा हूँ, 80 में। ठीक है, 30 वर्ष यानी लगभग 29 वर्ष की उम्र में ये क्या किए, विद्रोह किए, जिसके कारण को क्या किया, पकड़ लिया गया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर जो था, जिसका नाम था अगस्टे क्वेलैंड पर, उसने सशस्त्र का प्रसार किया, जिसके कारण क्या किया गया भैया, पकड़ लिया गया। तो पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने पर पहला संस्थाली था जिसने तीर और धनुष 1884 ईस्वी में उसने जख्मी किया। इन कलेक्टर साहब को तीर से मार दिया, जिसके बाद क्लीवलैंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तीर से मारे तिलका माझी, तो क्या हो गया, मृत्यु हो गई 84 में भैया। क्या किया, ये कलेक्टर को, मैंने अपने क्षेत्र के कलेक्टर को क्या किया, तीर से मार के मुआ दिया तिलका माझी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें लटका कर फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो 85 में इनको लटका दिया गया। 50 में इनका जन्म होता है 1750 में, और 85 में इनको लटका दिया, यानी 35 साल की उम्र तक ही जिंदा रहा। यंग एज में ही क्या किया, इनको फांसी पर लटका दिया और मर गया। ठीक है, शहीद हो गया एक्चुअली में। अब ये तमाड़ विद्रोह समझते हैं कि तमाड़ विद्रोह क्या है। तमाड़ विद्रोह 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति, याद रखिएगा ये जितनी भी जनजाति है इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आगे आपको दिखाऊंगा। तो तमाड़ विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर के उराव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह, पहली बात की तमाड़, छोटा नागपुर, उराव जनजाति। तो पूछेगा क्वेश्चन कि उराव जनजाति निम्न में से कौन से विद्रोह से संबंधित है, तमाड़ विद्रोह, या तमाड़ विद्रोह से कौन सी जनजाति संबंधित है, तो उराव जनजाति, तमाड़। ठीक है, आगे आएंगे तो 1794 ईस्वी में, 94 आगे चलकर अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुतपूर्ण क्रूरतापूर्वक इसको दबा दिया गया। हमें सिर्फ याद ये रखना है कि तमाड़ जनजाति कौन सी जनजाति था, तमाड़ विद्रोह, तो उराव जनजाति। कब भैया, 1789, किस क्षेत्र में, छोटा नागपुर में। ठीक है, आगे आएंगे तो चेरो
चेरो जो विद्रोह है, चेरो विद्रोह, ये चेरो विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजातियों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। तो चेरो में क्या हुआ भैया, तो ये पलामू क्षेत्र में रहने वाले, बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, जो जनजाति थी, कौन जनजाति, तो चेरो जनजाति, इन्होंने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया कि राजा के खिलाफ इन्होंने हल्ला शुरू कर दिया। ठीक है, उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। तो राजा कौन थे भैया, चूड़ामन राय। तो क्वेश्चन पूछेगा चेरो विद्रोह के समय में उनका राजा कौन था, तो चूड़ामन थे। कहाँ के राजा, पलामू के, बिहार के पलामू में। ठीक है, और किसने विद्रोह किया, तो चेरो जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। चेरो का राजा चूड़ामन। उसके बाद देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि कर्नल जोन्स के नेतृत्व में के समय आई सेना ने इस विद्रोह का दबा दिया। सन 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया। तो याद रखिएगा चोरो विद्रोह से संबंधित कौन नेता थे, तो भूषण सिंह, जो कि चोरों के सपोर्ट में लड़ रहे थे। और चोर जो थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो अपने राजा चूड़ामन के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, अब आइए चोर के बाद चुआर विद्रोह। चुआर जो विद्रोह है, ये जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बंकुड़ा और मानभूम क्षेत्र में पाई जाती है। तब चुआर विद्रोह बंगाली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इन्होंने मिदनापुर में स्थित करकगढ़ रानी शिरोमणि के नेतृत्व में, तो रानी के सपोर्ट में थी, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। लंबे समय तक ये विद्रोह जारी रहा। 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कोलकाता जेल में भेज दिया गया। परंतु चुआरों का विद्रोह का अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर यह भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गया। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, भूमिज जाति के लिए, भूमिज, यहाँ देखिएगा तो भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गया था। गंगा नारायण जो थे वो किस विद्रोह से संबंधित थे, तो भूमिज जाति द्वारा जो विद्रोह किया गया था उससे संबंधित थे। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह से संबंधित थे गंगा नारायण, जिसमें शामिल हो गया कौन भैया, चुआर विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। चुआर विद्रोह को देखेंगे तो चुआर जो जनजाति थी वो तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, जो बंकुड़ा और मानभूम आदि जो क्षेत्र थी वहाँ पर था। ये चीज़ आप लोग समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये मिदनापुर की जो रानी थी, रानी का नाम था शिरोमणि, इन्होंने चुआरों के साथ विद्रोह किया और झंडा खड़ा किया मिल के अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, 1799 में इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता जेल में भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ चीज़ अब देख लीजिए, भूमिज जाति के जो गंगा नारायण जो थे भूमिज जाति के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे थे। तो यही बाद में चुआर विद्रोह जो है भूमिज जाति के विद्रोह में मिल गया। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, चुआर विद्रोह जो था बाद में किसके साथ मिल गया, तो भूमिज जाति के विद्रोह के साथ मिल गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो गंगा नारायण कर रहे थे। या भूमिज जाति का विद्रोह कौन कर रहा था, तो गंगा नारायण। याद रखिएगा, ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पूछ देता है। ठीक है, शिरोमणि जो थी वो किस विद्रोह से संबंधित थी, तो शिरोमणि जो थी, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, जो शिरोमणि जो थी वो चुआर विद्रोह से संबंधित थी। ठीक है, अब आइए हो विद्रोह समझेंगे। हो विद्रोह जो था ना, वो सन 1820 और 21 में छोटा नागपुर के ही सीभू जिला में विद्रोह हुआ था। तो छोटा नागपुर के सीभू जिला में जो विद्रोह हुआ था उसको क्या बोलेंगे, हो विद्रोह। हो विद्रोह याद रखिएगा ना। तो ये सीभू में छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ पर विद्रोह हुआ था। और किसके खिलाफ में हुआ था, याद रखिए, यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह था, उसके अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। तो हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति और शोषण का विरोध किया। ठीक है, एक्चुअली में क्या था ना कि हो विद्रोह में राजा के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि राजा जो था वो क्या कर रहा था, अंग्रेजों का सपोर्टर बन गया था और अपने ही जनता का शोषण कर रहा था। ठीक है, तो हो विद्रोह याद रखिएगा छोटा नागपुर के सीभूम क्षेत्र में। अब ये कोल विद्रोह देखेंगे तो कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर ये भी क्षेत्र है, मुंडा उराव अन्य जनजाति द्वारा सन 1831 में हुआ, है ना। तो मुंडा द्वारा उराव जनजाति, तो यानी मुंडा और उराव जनजाति द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको बोला गया कोल विद्रोह। क्या बोला गया, कोल विद्रोह। ठीक है, भारत के इतिहास में इस विद्रोह का एक अलग ही महत्व है। प्रारंभ से ही इस जनजाति के शांतिपूर्ण कबीलाए जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था और शोषण विधि के द्वारा इन पर लागू कर दिया गया। तब कोलों का जमींदार के रूप में मानकी या महतो का विद्रोह हुआ। ठीक है, जो जमींदार थे, जमींदार, उनको मानकी कहा जाता था, उनका विरोध हुआ। इसके कबीले में प्रथा के अनुसार धर्म निरपेक्ष कार्यों के संपादन में, है ना, पाहन नामक एक पद सृजित किया गया था। ठीक है, तो जो धर्मनिरपेक्ष जो कार्य होता था उनके लिए एक पद बना कर रखे थे, वो क्या नाम था, वो पाहन, मतलब जो काम करता था, जैसे पंडित जी होते लोग। और मानकी या महतो इनकी सहायता के लिए बसाए गए थे। जो मानकी जो लोग कभी कोलों की सहयोगी हुआ करते थे, यानी मानकी जो थे पहले इनके सपोर्टर थे, बाद में अंग्रेज के साथ में मिल गया। ठीक है, वो अंग्रेज के साथ मिल गया, क्या करे कि जमींदार बन बैठे, क्या भैया, जमींदार बन बैठे और अपने ही लोगों से क्या किए, राजस्व वसूली करना शुरू कर दिए। उसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इस आदिवासी जनता जो है
वो आदिवासी जनता की जो जीवन था वो अस्त्र शस्त्र होने लगा, बिछड़ने लगा, बिखरने लगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे तो अनुमानतः 800 से 1000 विद्रोही इसमें मारे गए इस विद्रोह में। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ इस विद्रोह का परिणाम यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसके लिए स्थापना की गई थी, है ना। तो याद रखिएगा किसके लिए स्थापना की गई थी भैया, तो जो विद्रोह हो रहा था उसके लिए स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कोलों का जो विद्रोह था, तो कोलों के विद्रोह के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे समझेंगे तो भूमिज विद्रोह जो है ना, भूमिज विद्रोह। तो ये भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीरभूम जमींदार के पुत्र जो गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि भूमिज विद्रोह से संबंधित कौन थे, तो भूमिज विद्रोह से संबंधित थे, ये याद रखिए, भूमिज विद्रोह से संबंधित थे गंगा नारायण। ठीक है, 1832 ईस्वी में है ना, जमींदार के पुत्र थे, इनको गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा से भी नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि गंगा नारायण द्वारा शुरू किया गया था इस विद्रोह को, भूमिज विद्रोह। ठीक है, अब इस विद्रोह में अंग्रेज सरकार द्वारा इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाला था कि इसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से इन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब सब मिल गए, कोलो, हो और ये भूमिज मिलकर अंग्रेज का मुकाबला किए। उपयुक्त सारी जनजातियाँ 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब विद्रोह जो था वह तब चाईबासा बटालियन जो है, तब ये चाईबासा बटालियन की सेना में शामिल थे। उन्होंने रांची और डोरंड खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों ने हर संभव विरोध उन्होंने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किया। ठीक है, आगे आएंगे तो संथाल विद्रोह देखेंगे। तो संथाल विद्रोह में एक क्वेश्चन इस बार ही पूछा हुआ था, है ना, पिछले एग्जाम में। संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन नहीं थे, तो याद रखिएगा, है ना, या कौन थे, तो शायद ऑप्शन में सिंधु कान्हू चांद भैरव का कोई का नाम नहीं दिया हुआ था, तो दूसरा नाम दिया था। तो यानी संथाल विद्रोह में कौन होते, देखिए ध्यान से, सिंधु कान्हू चांद भैरव यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है। लेकिन इनके किसके बेटा थे, तो याद रखिएगा, है ना, इनके पिताजी के नाम था चूलू संथाल। ठीक है, चूलू संथाल के 4 पुत्र, सिंधु कान्हू चांद भैरव। ऊपर से आएंगे तो ध्यान से देखेंगे, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह विद्रोह पहली बार शुरुआत हुई थी, इसलिए इसके लोगों द्वारा यह आदिवासियों को आगे चलकर 1857 क्रांति में यह प्रभावित हुआ। भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामन एको के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र को, तो क्वेश्चन पूछेगा दामन को निम्न में से किन क्षेत्रों को कहा जाता है, तो भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दामन को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजमहल से भागलपुर के बीच के जो क्षेत्र को बोला जाता है उसको बोला जाता है दामन एको नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि संथाल बहुल क्षेत्र था। तो पूछेगा दामन क्षेत्र में किन जनजातियों का बहुल क्षेत्र है, तो संथालों का बहुल क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो उसके बाद लिखा होगा कि संथालों के उत्प्रेरित करने के कार्य ना भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के पुत्र सिंधु कान्हू चांद भैरव ने किया। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन संथाली नेता जो था या संथाली विद्रोही जो था अपने आप को ठाकुर का अवतार समझा, तो कि कौन था भैया, तो जो सिंधु था वो। ठीक है, 1854 ईस्वी में, 1854 में आगे चल के 1854 के आते आते क्या हुआ भैया, 1854 के आते आते आदिवासियों का चिरस्थायी प्रतिबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक क्रियाओं से छुटकारा पाने के लिए सभाओं का आयोजन करना प्रारंभ कर दिए। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह गांव, जो गांव था भगनाडीह गांव, उस गांव में संथालों का एक सभा आयोजित की गई। 400 गांवों में 10,000 संथाल ने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए। ठीक है, आगे आएंगे, नीचे आएंगे तो समझ आएगा कि जुलाई 1855 में, जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री पुरुष के आह्वान पर संथालों का विद्रोह शुरू हुआ। स्त्री पुरुष के विद्रोह पर क्या हुआ, आह्वान का। आगे देखेंगे तो आगे आएंगे तो जुलाई 1853 में, जुलाई 1855 में स्त्री पुरुष के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। यानी 1855 ईस्वी में संथाल जो है सब स्त्री पुरुष सब मिलकर विद्रोह करना शुरू कर दिए। 60,000 हथियार जो थे, हथियार संथालों को इकट्ठा कर लिया गया, है ना। जल्द ही बहुत ज़्यादा 60,000 लोग इकट्ठा हो गया। ठीक है, और वो क्या किए, हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। और ये सब प्लान बना रहे थे किसी अंग्रेजों से लड़ने के लिए।
या नीचे आएंगे देखेंगे संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेलवे परियोजना थी। मतलब क्या ये सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दिक्कत इनको क्या हुआ था, सबसे बड़ा इनको मतलब प्रॉब्लम था जो भागलपुर से लेकर वर्धमान तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसके चक्कर में बहुत सारे इनको जंगल का सफाया कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी इनका असंतोष का कारण था कि भागलपुर से लेकर वर्धमान तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसको। ठीक है, और इनमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरी पे काम पर लगवाया और उचित मजदूरी भी नहीं दिया। और देखिए इनका जंगल भी सफाया कर दिया, काम पर भी लगवाया, पैसों नहीं दिया। ठीक है, संथालों ने काम करने के लिए इनकार कर दिया और तो बुरी तरह से पीटा। विद्रोहियों ने रेलवे ठेकेदार एवं परियोजनाओं इंजीनियरिंग के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने बेकार मजदूरों की तरह इन्हें बात देखी। बेकार मजदूरी मतलब होता है कि बिना पैसे काम कराना। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपली समझिए, इनसे इनका जगह भी छीन लिए, इनसे काम भी करवाएं, इनको पैसा भी नहीं दिए, पूरी तरह से इनको लूट लिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे तो संथाल में उन सभी लोगों को व्यवस्थाओं पर हमला किया जो कि और गैर आदिवासी यानी दीकू आदिवासियों को सत्ता के खिलाफ थे। मतलब दीकू जो थे ना, दीकू जो थे उनको बोला जाता था गैर आदिवासी यानी बाहरी लोग भी जो थे ना वो भी कहाँ आदिवासियों को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी तो अंग्रेजों का दलाल ही था सब। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आदिवासी पूरी तरह से क्या हो गया ना, फंस गया लोग है ना। जो आदिवासी था अंग्रेजों का तो विरोध तो कर रहे थे, इन्हें कान्हू सहित 5000 से अधिक संथालियों को क्या किया गया है ना, मार दिया गया। अंग्रेज जो थे ना वो क्रूरता से इनको पकड़ पकड़ के मार देते थे। ठीक है, तो कान्हू जो थे यानी सिंधु कान्हू चांद भैरव जो 4 भाई थे है ना चूलू संथाल के, तो उसमें से कान्हू को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद सबको एक एक करके पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने बड़ी बर्बरता के साथ संथालों में गाँव गाँव को उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों को मार्शल लॉ लगा दिया। सिंधु को क्या किया गया और अन्य नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे संथाल जो विद्रोह था उसका दमन कर लिया गया। आगे आएंगे तो 1885 में क्या किया जा रहा है, 1885 ईस्वी में सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव एरिया बना दिया गया। ठीक है, तो बहिर्गत क्षेत्र बना दिया गया। तो कब बनाया गया, तो याद रखिएगा संथाल परगना जो है कब बना, तो संथाल परगना से एक जिला बनकर कब उभरा, तो 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 के तहत। किस अधिनियम के तहत जो संथाल परगना था वो जिला बनाकर उसे बहिर्गत किया गया। ठीक है, तो किस में बहिर्गत किया गया, तो अधिनियम 37 में, अधिनियम 37 के तहत 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये मुंडा विद्रोह समझते हैं कि मुंडा जी के बाद विद्रोह क्या हुआ था, तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा की याद रखिएगा जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू जिलों के तवाड़ के क्षेत्र में उलिहात नामक गाँव में। इनका बहुत डिटेल से दिया हुआ है 8th क्लास में, जब आप लोग पढ़ाया हूँ, जो अभी आदिवासी वाला जो 5वां चैप्टर जो पढ़ाया था है ना, तो उसमें बताया था कि मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1874 को हुआ था है ना। उसमें छोटा नागपुर प्रमंडल में उलिहातू गाँव ये उलिहात थाना था और उसके बाद से है ना चलकर जो एरिया था है ना, और ये उलिहात जो गांव दिया हुआ है उस सब में उसमें डिटेल में दिया हुआ है, तो सारी चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। उस वीडियो को आप देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बचपन में इससे ही कुशाग्र थे है ना, और ऐसे माना जाता था कि इस बिरसा मुंडा को कि भगवान की तरह ये लोग इनको पूजा करते थे, इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता था। पिछले उसमें अध्याय में पढ़ा है आपको NCERT में कि ये किसी भी सामान को मतलब बीमार आदमी को छू देते थे तो बीमार आदमी ठीक होता था, ऐसे लोग मानते थे। उसके बाद आप लोग उसमें भी पढ़े थे कि सन 1895 में उनको ईश्वर का दूत घोषित कर दिया गया। तो वो अपने आप को ईश्वर के दूत मानते थे, लोग ही इनको मानते थे ईश्वर के दूत की तरह इनको फॉलो करते थे। 25 दिसंबर को उसमें भी था कि 25 दिसंबर को 1899 ईस्वी को ईसाई मिशनरियों पर क्या किए, आक्रमण कर दिए। तो 25 दिसंबर को ईसाई मिशनरियों पर क्या किए, आक्रमण कर दिए है ना, जिसके कारण ये अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिए है ना। उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, मरे। बिरसा मुंडा भाई गिरफ्तार कर लिए गए और बिरसा मुंडा को चलिए गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये इनाम को घोषित किया गया था। और फाइनली 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में भेज दिए गए, जहाँ इनकी हैजा बीमारी से मृत्यु हो गई। ये चीज़ें पिछले 8 क्लास में भी हम लोग जस्ट अभी जो 5वां अध्याय पढ़े उसमें भी डिटेल से समझने की कोशिश की है लोग। ठीक है, चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो कंद विद्रोह देखेंगे, तो कंद विद्रोह जो है उपयुक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह था। तो क्वेश्चन पूछेगा कंद विद्रोह किस राज्य का भैया, तो कंद विद्रोह है उड़ीसा राज्य का। ठीक है, यहाँ में जो आदिवासी क्षेत्र रहते थे उसको। ठीक है, इस जाति के विपत्तियों और आपदियों में मुक्ति प्राप्त करने के लिए मारिया प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा थी। तो क्वेश्चन पूछेगा मारिया प्रथा क्या भैया, तो मानव बलि प्रथा किस विद्रोह से मतलब किस जनजाति समझिए, तो कंद जनजाति से, जो कि उड़ीसा के। तो कंद जनजाति के बीच में एक ऐसा प्रथा चल रहा था मरिया प्रथा जो कि मानव बलि प्रथा था। ठीक है, 1837 में क्या किया, सरकार ने इसे रोकने की कोशिश किया। मतलब एक्चुअली में सरकार जो था ना इसका तो ये प्रथा सब बेकार है, इसको बंद करो। ठीक है, लेकिन आदिवासी मानने जाते कहाँ थे, तो आदिवासी मान नहीं रहे थे। लेकिन सरकार जो है नियम लगा दी कि अब जो है मानव बलि प्रथा नहीं होगी, यानी मरिया प्रथा बंद करो।
जिससे आदिवासियों को लगा कि हमारी जो है धार्मिक जो जीवन है, हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो 1857 ईस्वी में क्रांति में कंद आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, सैन्य संचालन शुरू कर दिया। उसके बाद आएंगे, नीचे आएंगे तो देखेंगे उड़ीसा के ही में ही भूया और जुहाग आदिवासियों ने वहाँ का राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज किया। तो पूछेगा भूया विद्रोह या जुआंग आदिवासी जो थे, भूया और जुआंग आदिवासी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है उड़ीसा से, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ कि सन 1879 से 80 के प्रदेश आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ वेट्टी प्रथा ना, जो वेट्टी प्रथा था यानी बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब क्या है कि आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर काम कीजिए, मजदूरी मैंने पैसे के बदले यहाँ पर काम करके सधाइए, चुकाइए, ठीक है। उसी को वेट्टी प्रथा कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसी का बोलते थे वेट्टी प्रथा, जिसको बलात् मजदूर प्रथा बोलते थे। एक्चुअली में अभी देखेंगे तो हम लोग का आर्टिकल संविधान में आपका संविधान जब उसको पढ़िएगा तो संविधान 23 में है ना, ये इसके ऊपर रोक लगाया गया है ना, बलात् श्रम और ये छोटे बच्चों से काम करने का वगैरह 23 और 24 में। 24 में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनको काम नहीं किया जा सकता। 23 में जो है बलात् श्रम को रोका गया, यानी कि ज़बरदस्ती किसी मजदूरी नहीं किया जा सकता पकड़ के, ठीक है ना। मध्य प्रांत में जो भील और गोंड जो जनजाति थी, ये अस्तित्व में ब्रिटिश शासन का विरोध आंदोलन किया। भील जनजाति और गोंड जनजाति भी लड़ रहे थे अंग्रेजों से। उसको देखेंगे तो 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा नई वन नीति लाया गया। वन नीति वाला जो हम आप लोग को आप जो बुक स्पेशल जो बुक पढ़ा रहा है ज्योग्राफी का, उसमें मैं बता रहा था, उसमें चैप्टर जो हो चुका है आप लोग का 6 चैप्टर आई थिंक अपलोड कर चुका हूँ, जो वनस्पति के बारे में बता रहा था। उसमें बताया था कि वो वन नीति की स्थापना कब हुई थी और आज़ाद भारत में 1952 ईस्वी में वन नीति की उसका फिर से पुनर्स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिए कि मैं बार बार बोलता हूँ स्पेशल बुक का नाम नहीं लिया जाता है, आप लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एक ही बुक का नाम लेने से वो बाद में चैनल पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उसका मैं पीडीएफ आप लोग को भेज ही देता हूँ, है ना। आप जो चीज़ें पूछनी है व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, जो चीज़ें आपको जाननी है टेलीग्राम से पूछ सकते हैं कि नहीं, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वो चीज़ें वहाँ पर फ्रेंकली बताया जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें है ना बता पाना संभव नहीं होता, कुछ चीज़ों को थोड़ी सी हिडन रखना हमारे लिए मजबूरी रहती है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पीछे बेधड़क चीज़ों को बताया जाएगा, और यहाँ पर तो सारी चीज़ें चली रही है। पीडीएफ में कोशिश करता हूँ समय समय पर उसको अपलोड कर देने के लिए, है ना, क्योंकि अकेला आदमी बहुत सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता। थोड़ा सा मैं लेट आया अरे यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए चीज़ें थोड़ी अभी बची हुई है। एक हफ्ते का समय दीजिए, चीज़ें इतनी तेज़ी से मैं कंप्लीट कर दूंगा कि आने वाले समय में इतना बार उसका रिवीजन होगा। ये चीज़ें जो पढ़ा रहा ना, ये एक ही बार थोड़ी होगा। इसका मैराथन क्लास चलाऊंगा जब मैं, उसमें 9th क्लास एक बार लेकर बैठा जाएगा तो 3 घंटे हो या 4 घंटे को पूरे निचोड़ के उसको पढ़ जाएगा। उसके बाद 10th क्लास का, उसी तरह 8th क्लास का, उसी तरह ज्योग्राफी का होगा, उसी तरह अदर सब्जेक्ट जितने भी आएंगे उस सबका होगा। और उसके बाद MCQ का अलग चलेगा। MCQ जो जिस दिन फिर कंप्लीट होगा, आने वाले एग्जाम से 10 दिन पहले MCQ का मैराथन लेकर बैठूंगा, 1,000 क्वेश्चन लेकर बैठूंगा मैराथन क्लास में। उसमें काफ़ी समय लगे, भले आप 8 आदमी देखिए, 10 आदमी देखिए, 50 आदमी देखिए, लेकिन मेरा कर्तव्य जो अपना पूरा करूँगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अंततः लास्ट में आप सभी को परिणाम खुद आपको दिखेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जहाँ भी आपको जैसे भी पढ़िए, मन लगा पढ़िए, बेधड़क पढ़िए और बिंदास पढ़ते रहिए, यही हमारी मनोकामना रहेगी आप सभी से। तो वन नीति जो था 1952 ईस्वी में सरकार ने 1952 में वन नीति लाया था। एक्चुअली में आज़ादी की बात करें, आज़ादी से पहले कई बार वन नीति आ चुका था, आज़ादी के बाद 1952 में लाया गया था, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र जो पृथक हो गया झारखंड से। याद रखिएगा, सॉरी यहाँ कुछ तो गलत है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में आदिवासी बहुल क्षेत्र, अच्छा छत्तीसगढ़ की बात करा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, सही है। तो ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ। एक्चुअली में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाएगा ना, तो जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो कभी उसका जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो अदर जब तैयारी कराता हूँ, जैसे कि अदर वाला पुलिस वगैरह का, तो उसमें जो है ना डिटेल से इस चीज़ों को मैं बताता हूँ। वो आएगा कभी स्पेशल, जब किसी और चीज़ की तैयारी करा जाएगा तब उसमें चीज़ें को बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है उस पर सिलेबस के हिसाब से फोकस पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर से चाहूँ तो आप लोगों को मैं भी डेली MCQ क्वेश्चन चलाऊँ इधर उधर का, कहीं से भी किसी भी तरह का आप लोग टाइम पास करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो वैसे थोड़ी है भाई, टू द पॉइंट चीज़ें जो आने वाली है उसी पर चर्चा किया जा रहा है, उसी बात की जरा पहले जो बेसिक चीज़ें है उसको कंप्लीट कीजिए, बाकी सारी चीज़ेहैं मैं करूँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब आएगा धीरे धीरे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ भैया? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखो 1865 में पारित हुआ था। एक्चुअली में जो आज़ादी के पहले की बात कर रहा है, और आज़ादी के बाद देखा जाता तो 1952 में देखा हो जाएगा, ठीक है। तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 में, और 1785 में इनको तो टपका दिया लो, बरगद के पेड़ पर लटका दिया लो तिलकपुर में, ठीक है। तमाड़ विद्रोह जो था वो 1789 में था, आप लोग जस्ट देख लो, ठीक है। उसके बाद चोरो जनजाति कहाँ का रहने वाले थे? चोरो जो थे पलामू थे, बिहार में, पलामू यानी बिहार, ठीक है।
सब तो बिहार का दिया, रांची एक झारखंड का दिया। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर की एजेंसी, तो ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी आप जस्ट देखें लो कि कोलों के द्वारा कोल के लिए एक स्पेशल मतलब इनके शासन की स्थापना करने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक है। भूमिज विद्रोह ना, भूमिज विद्रोह भैया कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 ईस्वी में। और सबसे बड़ी बात है कि भूमिज विद्रोह है ना के नेता कौन थे, इसका एक कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब भी बोलता हूँ कमेंट करने के लिए ना, मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, या तो आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है, या आप लोग के पास इतनी टाइम नहीं है कि एक छोटा सा 1 सेकंड का कमेंट नहीं कर सकते कि भूमिज विद्रोह जो है वो किसने किया था। जस्ट अभी ऊपर पढ़े हैं कि भूमिज विद्रोह कब हुआ तो पता चलेगा 1832 में, लेकिन किसने किया ये बताइएगा। ठीक है। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु थे, कन्हू थे, चांद थे, भैरव थे, चारों भाई थे। जो चोलू जो उनके पिताजी का नाम था क्या नाम था? चोलू संथाल। ठीक है। उसका देखें बिरसा मुंडा के ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किए? तो 25 दिसंबर 1900 को ये हमला करते हैं ना। 25 दिसंबर 1900 को बिरसा मुंडा जो थे हमला बोलते हैं। उसके बाद उनको कुछ दिनों बाद पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान के धारा के अंतर्गत? 352 वाला। ये हो गया पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। झारखंड को कब राज्य का दर्जा मिला? तो 15 नवंबर मिला, क्योंकि 15 नवंबर 1874 ईस्वी में ना ये बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्हीं के बर्थडे पर झारखंड भी हम लोग से विदा लेके अलग हो गया। ये रहा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन सारा कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन सर? ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, कोशिश कीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको बनाने के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। अगर कहिएगा तो इसको भी बता दिया जाएगा। अरे चलिए इसको भी बता दिया जाए। 1 मिनट का समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसको बता देते हैं। पहला देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है जनजाति की सर्वाधिक आबादी डैश में। तो जनजाति कहाँ भैया? एमपी में। आप सभी को मालूम है सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? तो भील है। दूसरे नंबर पर गोंड है। तीसरे नंबर पे कौन सी है? संथाल है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में वन समाज कई क्या हुआ था? कई डैश में बटा हुआ था, कई कबीला या कई भागों में बटा हुआ था। ठीक है। उसके बाद वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश ने घुसपैठ किया। तो कौन घुसा था? तो ईसाई जो कमिश्नरी था, ईसाई कमिश्नरी मतलब ईसाई लोग का जो कमिश्नरी था वो घुसपैठ किया जबरदस्ती ईसाई धर्म इनको देने के लिए। जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच बेडिस सन 1864 में 64 में क्या बोलेंगे? तो 64 जब बोलेगा तो वन सेवा, भारतीय वन सेवा, और 65 रहता था वन अधिनियम। तो वन सेवा की स्थापना कब किया? 64 में। कौन किया था? तो जो जर्मन विशेषज्ञ था डायट्रिच। ठीक है। 5 नंबर लिखा हुआ है कि डैश पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया। तो कौन था भैया? तो जो तिलका मांझी थे, उन्होंने पहली जो संथाली थे जिन्होंने क्या किया? तिलका मांझी जो थे पहली संथाली थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, याद रखिएगा है ना। निम्न से कौन सा संथाली था जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था? तो कौन था भैया? तो वो थे तिलका मांझी। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है हो जाति के लोग छोटा नागपुर के डैश क्षेत्र में। तो हो लोग कहाँ रहते भैया? तो हो जाति के लोग अगर देखा जाएगा तो ये लोग सीबू क्षेत्र में रहते थे। कहाँ भैया? तो सीबू में। ठीक है, याद रखिए हो जाति के लोग कहाँ रहते थे? सीबू में। 7 नंबर लिखा है कि भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें भी जब पढ़ा रहा था वो बताया था। भागलपुर से लेकर राजमहल के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? दामन को, जो संतालों का क्षेत्र था। दामन ए को शायद सही लिखा हुआ, दामन ए को। ठीक है। तो जो कि संथालों का क्षेत्र था। सन डैश ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह देखेंगे तो एक्चुअली में 1885 के आसपास हुआ संथाल विद्रोह। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म आप सभी को पता है कि 15 नवंबर 1874 को। कब हुआ था भैया? तो 15 नवंबर 1874 में इनका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अलग हुआ। जस्ट अभी ऊपर देखे लो क्या था भैया? नवंबर आई थिंक 1 नवंबर 2000 को, यही था ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। किससे? मध्य प्रदेश से। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर ही था। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। यहाँ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया। किससे? मध्य प्रदेश से। वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ। तो चीज़ें आप लोगों को, हमको उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। 1 मिनट का चीज़ें था, इसको भी समझ ले लो। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक हमको दीजिए विदा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।